नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। बुलेटिन की शुरुआत अब तक की बड़ी और अहम खबरों के साथ करते हैं और खबर की तह तक में आपको उन खबरों से रूबरू कराएंगे जिनका जानना आपके लिए जरूरी और उन खबर की तह तक में जाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सैनी से चंडीगढ़ में आज अलग अलग जातियों का एक प्रतिनिधि मंडल मुलाकात करेगा। उसमें खासतौर से विमुक्त जातियों का एक प्रतिनिधि मंडल विधायक लक्ष्मण नापा की अगुवाई में मुख्यमंत्री से थोड़ी देर बाद मिलने के लिए पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री कैंप ऑफिस में यह चर्चा होगी, मुलाकात होगी। एक डेलीगेशन विधायक लक्ष्मण नापा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंचेगा। अलग अलग तरह से अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं उस हिसाब से चीजें आगे बढ़ रही हैं। विधायकों की मुलाकातों का सिलसिला हो, घोषणाओं की बातें हों या फिर सरकार से उम्मीदों की बातें हों, वो सब चुनाव के दौरान और ज्यादा तेज हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। अनिल मोर हमारे साथ, हमारे पॉलिटिकल एडिटर, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुका। अनिल, क्या मुलाकात है ये मुख्यमंत्री के साथ विधायक लक्ष्मण नापा की? कौन सी जातियां हैं और क्या कुछ खास रहने वाला है इस मुलाकात में? देखिए नासिर, मुख्यमंत्री नायब सैनी आज चंडीगढ़ और पंचकुला में रहेंगे। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सैनी की कई मुलाकातें हैं। अब से मुख्यमंत्री ने जो इंडिविजुअल मुलाकातें हैं वो मुख्यमंत्री आवास पर शुरू हो चुकी है। अब से थोड़ी देर के बाद विधायक लक्ष्मण नापा एक प्रतिनिधिमंडल के साथ मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। विमुक्त जातियों का ये प्रतिनिधिमंडल है, उस प्रतिनिधिमंडल के साथ विधायक लक्ष्मण नापा की मुख्यमंत्री से मुलाकात है। विमुक्त जातियों को लेकर प्रदेश सरकार की तरफ से किस तरीके के विकास काम किए जा रहे हैं, किस तरीके की प्रदेश सरकार की योजनाएं रहने वाली है, इसी को लेकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के साथ ये लक्ष्मण नापा के प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात है। एक और खबर पर आपसे बात करनी है। मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो चुका है। एक खबर यह भी आई थी कि किरण चौधरी भी अपने समर्थकों के साथ मुलाकात करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ एक अहम खबर जिस पर चर्चा करना जरूरी है वो भी आपको बता दें कि किरण चौधरी की तरफ से भी मुख्यमंत्री से मुलाकात की जाएगी। किरण चौधरी कुछ दिन पहले बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। आज उनके बहुत से समर्थक बीजेपी का दामन थामेंगे। प्रदेश भर से 1000 से ज्यादा लोग बीजेपी ज्वाइन करेंगे, कहा जा रहा है, किरण चौधरी की मौजूदगी में, उनकी अगुवाई में, उनके नेतृत्व में। तो इसके बारे में भी अनिल मोर हमें ज्यादा बताएंगे। अनिल, कहां ये मुलाकात होगी, किस तरह का कार्यक्रम रहने वाला है किरण चौधरी के समर्थकों का बीजेपी में ज्वाइनिंग का, और किरण चौधरी के बीजेपी में आने से या उनके साथ जो भी उनके समर्थक बीजेपी में आएंगे, बीजेपी को कितना फायदा मिलने वाला है आने वाले चुनाव में, या फिर वो ज्यादा फायदेमंद किरण चौधरी के लिए रहेगा? देखिए, बिल्कुल अगर बात करें नासिर, किरण चौधरी के जो समर्थक है बड़ी तादाद में बीजेपी में शामिल होंगे। पहले जो कार्यक्रम था मुख्यमंत्री आवास पर रखा गया था, लेकिन मौसम खराब है, बारिश हो रही थी, उस वजह से कार्यक्रम का जो स्थान है वो मुख्यमंत्री आवास से बदलकर पंचकुला रेड बिशप रख दिया गया, जहाँ पर किरण चौधरी के 1000 से ज़्यादा जो समर्थक है, जिनमें मौजूदा सरपंच है, पूर्व सरपंच है, पार्षद, पूर्व पार्षद, चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन समेत जो बड़ी तादाद में जो किरण चौधरी के समर्थक है वो आज बीजेपी में शामिल होंगे। क्योंकि पिछले दिनों किरण चौधरी बीजेपी में शामिल हो गई थी। दिल्ली में किरण चौधरी ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। श्रुति चौधरी बीजेपी में चली गई थी और उनके जो समर्थक है वो भी एक तरीके से तो किरण चौधरी के साथ चले गए हैं, लेकिन विधिवत तौर पर जो उनके समर्थक है आज बीजेपी का जो है दामन थामेंगे। मुख्यमंत्री नायब सैनी की अगुवाई में आज कार्यक्रम पंचकुला में होगा, जहां पर बड़ी संख्या में किरण चौधरी के समर्थक रहेंगे। उन समर्थकों से कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी मुलाकात भी करेंगे। लंच का कार्यक्रम भी वहां पर रखा गया और कहीं ना कहीं बड़ी तादाद में जो है किरण चौधरी के समर्थक बीजेपी में शामिल हो गए। अब बात करते हैं नफे और नुकसान की। किरण चौधरी से, उनके समर्थकों से बीजेपी को कितना फायदा नुकसान होगा। लाजमी सी बात है, देखिए नासिर, कोई भी नेता अगर किसी पार्टी में जाता तो फायदा ही पार्टी को होता है। किरण चौधरी की बात करें, उनका बड़ा कद है, मौजूदा वो विधायक है, उनके ससुर चौधरी बंसीलाल लंबे समय तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में वो मंत्री रहे, उनका बड़ा कद था। चौधरी सुरेंद्र सिंह जो किरण चौधरी के पति थे, उनका भी एक हरियाणा की राजनीति में बड़ा कद था। किरण चौधरी भी कई बार विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके, तो नेता प्रतिपक्ष वो रह चुके, तो ऐसे में किरण चौधरी का अपना बड़ा कद है। किरण चौधरी के आने से निसंदेह बीजेपी को दक्षिणी हरियाणा में, भिवानी जिले में, दादरी जिले में, वहां पर निश्चित तौर पर फायदा होगा।
अनिल, एक बात और मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि किरण चौधरी की नाराजगी बहुत सारे मुद्दों पर थी अपनी पार्टी से। एक बड़ी नाराजगी उनकी निकलकर सामने आई लोकसभा चुनाव के दौरान, जब श्रुति चौधरी को टिकट नहीं दिया गया। क्या बीजेपी में यह मुमकिन है, यह उनके लिए आसान है कि श्रुति चौधरी और किरण चौधरी दोनों ही बीजेपी के टिकट पर कोई चुनाव लड़ लें? देखिए, हालांकि ये जो किरण चौधरी उनका यही कहना है कि वो बीजेपी में बिना शर्तों के गए, उनकी तरफ से कोई शर्त नहीं रखी गई। लेकिन नासिर, मानिए कि जब भी कोई बड़ा नेता किसी दूसरे दल में जाता है तो कहीं ना कहीं सारी तरह की जो टर्म कंडीशन होती है, कुछ कमिटमेंट लिए जाते हैं। अब देखना होगा कि किरण चौधरी ने किस तरीके की कमिटमेंट बीजेपी के बड़े नेताओं से ली है। पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में वो बीजेपी में शामिल हुआ, किस तरीके की जो कमिटमेंट है बीजेपी की तरफ से उनको दी गई है। एक तो शाम से देखना होगा कि भविष्य जब भी चुनाव होगा, वहां से तो शाम से किरण चौधरी खुद चुनावी मैदान में लड़ेगी, अपनी बेटी श्रुति चौधरी के लिए वो जगह छोड़ेगी। और इसके अलावा एक चर्चा ये भी लगातार चल रही है कि जो राज्यसभा चुनाव होने हैं, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा लोकसभा सांसद बन चुके हैं, उनकी जो सीट खाली हुई है 2 साल के लिए, उसमें कहीं ना कहीं किरण चौधरी का नाम लगातार राजनीतिक गलियारों में चल रहा है। इस तरीके की चर्चाएं भी चल रही है कि बीजेपी की तरफ से किरण चौधरी को 2 साल की जो राज्यसभा सीट है वो भी दी जा सकती है। हालांकि किरण चौधरी को बीजेपी की तरफ से क्या कुछ दिया जाता है, उनको किस तरीके से जिम्मेदारी दी जाती है, श्रुति चौधरी को पार्टी या संगठन में किस तरीके से जिम्मेदारी दी जाएगी, वो आने वाले दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। बात करते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए और चर्चा के लिए। और भी कुछ अहम खबरों पर आपसे बात करेंगे। आयुष्मान कार्ड योजना के तहत अस्पतालों को भुगतान न होने का मामला भी सामने आया और आईएमए के सदस्यों और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक अहम मीटिंग हुई और इस मीटिंग में कुछ आश्वासन उनको मिले। आईएमए हरियाणा के अध्यक्ष डॉक्टर अजय महाजन ने बयान दिया कि अच्छे माहौल में बातचीत हुई है। विभाग की तरफ से 15 जुलाई तक भुगतान करने का आश्वासन दिया गया है। लिखित में मिलने पर काम शुरू कर दिया जाएगा, इलाज शुरू कर दिया जाएगा। पेन डाउन हड़ताल का ऐलान किया था डॉक्टर्स ने। हरियाणा सचिवालय में स्वास्थ्य सचिव के साथ 45 मिनट तक मीटिंग चली थी और एक बात यह भी कही गई कि नए पैकेज में आने वाली दिक्कतों को भी निकाला जाएगा, उसका भी समाधान निकाला जाएगा। अनिल, इस पर आपकी मैं प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा कि किस तरह के मुद्दे ये आईएमए की तरफ से उठाए जा रहे थे, क्या कुछ इनकी मांगें थी और किस तरह से हल निकाला जा रहा है? देखिए नासिर, अब डॉक्टरों की तरफ से हड़ताल है वो वापस ले ली गई है। जो सरकार, जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और जो आईएमए के बीच जो बातचीत हुई थी वो सिरे चढ़ चुकी है। डॉक्टरों की तरफ से देर रात जो अपनी हड़ताल है वो वापस ले ली गई थी। शाम को जब आईएमए के पदाधिकारियों की तरफ से बयान दिया गया था, उनकी तरफ से कहा गया था शाम को कि बातचीत जो है बेहद सकारात्मक माहौल में हुई है। जो आयुष्मान कार्ड योजना के तहत जो भी ट्रीटमेंट होता है उसके तहत जो आईएमए थे, जो हॉस्पिटल थे, डॉक्टर थे, इनका कहना था कि जो उनको पेमेंट मिलनी चाहिए, समय पर पेमेंट नहीं मिल पा रही। पिछले काफ़ी समय से, कई महीनों से जो पेमेंट थी वो पेंडिंग थी। इसके अलावा कुछ और डॉक्टरों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि उसमें जो कुछ टेक्निकल चीज़ें थी, जिस वजह से कहना कि डॉक्टरों की तरफ से लगातार कई दिनों से कहा जा रहा था कि वो आयुष्मान कार्ड योजना के तहत किसी भी तरीके का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। और कहना कि आयुष्मान कार्ड योजना एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है सरकार का। चाहे हम केंद्र सरकार की बात करें, हरियाणा सरकार की बात करें, कहना कि आयुष्मान कार्ड योजना के तहत बड़े स्तर पर जो एक गरीब तबका है, जो एक वंचित तबका है, एक उनका बड़े स्तर पर कहीं ना कहीं अस्पतालों में उस योजना के तहत मुफ्त इलाज होता था। तो ऐसे में लगातार हड़ताल चल रही थी, बेहद सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई। देर रात आईएमए की तरफ से हड़ताल वापस लेने का ऐलान कर दिया गया था और कहना कि सरकार की तरफ से कहा गया था कि जितनी भी पेंडिंग पेमेंट है, क्योंकि जो आईएमए थे, जो हॉस्पिटल थे, उनका कहना था कि उनका जो एक बड़ा अमाउंट था वो कहना कि उनको अभी तक रिलीज़ नहीं किया गया। तो सरकार की तरफ से उनको आश्वासन दिया गया था जितनी भी पेमेंट थी, उनकी ड्यू पेमेंट थी, जो वो पेमेंट है सारी की सारी 15 तक रिलीज़ कर दी जाएगी। इसके अलावा जो आयुष्मान कार्ड योजना थी उसके तहत जो भी पेशेंट को जो भी पैकेज दिया जाता है उसमें भी कुछ कहीं ना कहीं हॉस्पिटल संचालकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से तमाम तरह का आश्वासन दिया गया। उसके बाद कहीं ना कहीं डॉक्टरों की तरफ से, आईएमए की तरफ से जो थी वो हड़ताल वो वापस ले ली गई है। अब जो भी एक गरीब व्यक्ति है, जो भी आयुष्मान कार्ड होल्डर है, वो अब उसी योजना के तहत किसी भी हॉस्पिटल में जो अपना इलाज कराते थे, ट्रीटमेंट कराते थे, उनको अब किसी तरीके की परेशानी नहीं आएगी। शुक्रिया अनिल इस पूरी बातचीत के लिए, चर्चा के लिए, जानकारी के लिए आपका। और अब एक और अहम खबर और बात करते हैं मानसून की बारिश की। हिमाचल में लगातार बारिश हो रही है, कई जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 9 जुलाई तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है हिमाचल प्रदेश में खासतौर से।
प्रदेश में कई जगहों पर सड़क मार्ग प्रभावित हुए बारिश की वजह से। लैंडस्लाइड हुआ है, मलबा आया है पहाड़ों से और इस वजह से बहुत सारी दिक्कतें हुई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क मार्ग पर जगह जगह लैंडस्लाइड की सूचना है। नदियां नाले उफान पर हैं, बांधों में भी जलस्तर बढ़ चुका है। पिछले 24 घंटे में हुई बारिश से 115 सड़क मार्ग अवरुद्ध हुए। हिमाचल प्रदेश में 212 बिजली ट्रांसफार्मर प्रभावित हुए हैं। 17 पेयजल स्कीमें भी बारिश की वजह से प्रभावित हुई हैं। हिमाचल प्रदेश में बारिश को लेकर एक बार फिर बहुत सारी आशंकाएं जताई जा रही हैं। मैदानी इलाकों में भी बारिश की वजह से बहुत सारी जगहों पर जलभराव की स्थितियां हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त हिमाचल प्रदेश जाने वालों से ये कहा जा रहा है कि बहुत एहतियात बरतें। ये देखिए, आप अंदाजा लगाइए, पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर अचानक से जब गिरने लगते हैं बारिश के मौसम में तो ये बहुत खतरनाक स्थिति पैदा हो जाती है। कई बार बड़े हादसे हो जाते हैं। और इसी बारिश को देखते हुए लोगों से अपील भी की गई है कि पहाड़ों पर अगर घूमने के लिए जा रहे हैं तो एहतियात बरतें और जब ज्यादा बारिश हो तो ऐसे मौसम में फिलहाल ना जाएं, वो बेहतर है। ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क मार्ग पर जगह जगह लैंडस्लाइड की सूचना है। नदी नाले उफान पर हैं। दुआ सभी की यही है कि बहुत ज्यादा बारिश ना हो जो लोगों के लिए परेशानी बन जाए। प्रदीप ठाकुर हमारे साथ, हमारे ब्यूरो शिमला जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, खबर की तह तक में जाने के लिए। प्रदीप, क्या इस बार भी आशंकाएं हैं बारिश को लेकर? डर बना हुआ है लोगों में या फिर अभी सब कुछ नॉर्मल है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से मानसून की शुरुआत हुई है, कहीं ना कहीं बारिश ने नुकसान जो है वो शुरुआत में किया है। लेकिन पिछले साल की तुलना में अगर देखा जाए तो उस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि मानसून इस बार थोड़ा धीमा रहा। और जिस तरह से पिछली बार एग्रेसिवली जो मानसून हिमाचल में आया था उस तरह का नहीं है। तो ऐसे में नुकसान वो कहीं ना कहीं बारिश से जरूर हुआ है और जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। और मंडी जिला में एक ढेर महिला 70 वर्षीय वो भी एक नाले में बह गई थी, तो एक मृत्यु जो है वो हुई है कहीं ना कहीं मानसून के सीजन में। और इसके साथ साथ बीते कल रात को लगातार लगभग 3 से 4 घंटे लगातार बारिश रात को हुई है और कई इलाकों में 5 से 6 घंटे तक लगातार बारिश होती रही और सुबह के समय भी हल्की बारिश हुई है और उससे संपर्क मार्ग प्रभावित हुए हैं कई जगह। हालांकि नेशनल हाईवे अभी ठीक है, सभी नेशनल हाईवे ठीक चल रहे हैं, स्टेट हाईवे भी ठीक है। केवल जो संपर्क मार्ग है, मुख्य सड़क मार्ग है, कई जगह पर वो इस वक्त प्रभावित चल रहे हैं। पूरे प्रदेश में लगभग 115 के करीब इनकी संख्या बनती है। और जिस तरह से जल स्तर बढ़ रहा है नदी नालों का, तो कई पेयजल स्कीमें भी उससे प्रभावित हुई हैं। और ग्रामीण इलाकों में जो बिजली के ट्रांसफार्मर हैं वो भी प्रभावित हुए हैं। लाइनें टूटी हैं, पेड़ गिरने की वजह से बिजली वहां पर बाधित जो है इस वक्त हुई है और उसको ठीक करने का काम भी इस वक्त चला हुआ है। लेकिन जो सड़कें प्रभावित हुई हैं, संपर्क मार्ग प्रभावित हुए हैं, कई जगह मलबा गिरा है, कई जगह सड़कों पर मलबा आ गया, कई स्थानों पर लैंडस्लाइड हुआ है, बड़े बड़े पत्थर सड़कों पर गिरे पड़े हैं। उनको अब हटाने का काम जो है वो लोक निर्माण विभाग के जो कर्मचारी हैं, मशीनरी उसमें लग गई है। और अभी हम कह सकते हैं कि ज्यादा नुकसान बेशक शुरुआत में नहीं है, लेकिन बारिश होने से जनजीवन जरूर प्रभावित हो रहा है। और एक लंबा जो ड्राई स्पेल चल रहा था, लंबे समय से बारिश हिमाचल में नहीं हुई थी, कहीं ना कहीं वो इस बारिश से वो सारी चीजें सामान्य हो जाएंगी। और अभी पेयजल योजनाओं की बात करें तो जब भी ऐसी बारिश होती है, नदी नाले उफान पर आते हैं या फिर जहाँ पर सोर्स होते हैं वहाँ घाट भर जाती है, तो पानी की योजनाएं भी इस वक्त प्रभावित हो जाती हैं। लेकिन वैसा नुकसान, जिस तरह का नुकसान हमने पिछले साल देखा है, वैसा नुकसान हम कह सकते हैं कि सौभाग्यवश इस बार नहीं है। और अभी भी हम उम्मीद करते हैं कि ज्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन जो मौसम विभाग का पूर्वानुमान है, 9 जुलाई तक येलो अलर्ट जारी किया गया है, बारिश भारी से भारी बारिश हो सकती है। और इसको देखते हुए पर्यटकों के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है कि आप जब पहाड़ी इलाकों की तरफ जाते हैं तो इतना जरूर ख्याल रखें कि वो जगह अनसेफ तो नहीं है, या वहां पर लैंडस्लाइड तो पहले से तो नहीं हुआ है, या वहां होने का खतरा तो नहीं है। तो फिर अपना जो टूर प्लान है उस हिसाब से बनाए। हालांकि अगर अच्छा, एक बात और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं प्रदीप, जो बारिश का तो पूर्वानुमान हम लगा लेते हैं, और जैसे लैंडस्लाइड की बात हो या फिर पहाड़ों से अचानक से जो बड़े पत्थर गिरते हैं या मलबा कई बार गिरता है, उसके बारे में किस तरह से पता चलता है, या उसके बारे में अभी कुछ पता नहीं चल पाता और अचानक से घटनाएं होती हैं?
बिल्कुल देखिए, कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जब भारी भूस्खलन हो जाता है या फिर सड़क धंस जाती है तो मार्ग पूरी तरह से बाधित हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इसका पूर्वानुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन अगर कहीं पर जब रोड जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं तो प्रशासन की तरफ से उसकी सूचना दे दी जाती है और जब पर्यटक आते हैं तो उनको भी बैरियर पर बताया जाता है कि आगे रोड ब्लॉक है, आप यहाँ से वापस चले जाएं या फिर दूसरे डेस्टिनेशन की तरफ आप जाएं। लेकिन जो अमूमन हिमाचल में क्योंकि पहाड़ी इलाका है और जब ऐसी लगातार बारिश होती है तो जमीन ढीली पड़ जाती है, उससे बड़ी बड़ी चट्टानें कई बार खिसक जाती है, कई बार भूस्खलन हो जाता है या फिर पेड़ गिर जाता है तो उससे भी मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं, कई बार हादसे भी उस वजह से हो जाते हैं। तो ये कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं, लेकिन इसका पूर्वानुमान लगाना तो मुश्किल है। इतना जरूर है कि जब ऐसी घटनाएं होती हैं या बारिश ज्यादा हो रही है तो सफर से उस वक्त बचना चाहिए, क्योंकि कई बार भारी बारिश की वजह से भी कई बार नदी जब छोटे नाले सक्रिय हो जाते हैं तो वो मलबा गाद लेकर आ जाती है, सड़कों पर वो चीजें आ जाती हैं और कई बार उसमें गाड़ियां बह जाती हैं, फंस जाती हैं। ये दिक्कतें कहीं ना कहीं रहती है। तो प्रशासन की तरफ से भी और आपदा प्रबंधन विभाग ने भी बाकायदा इसका अलर्ट जारी किया है कि एक तो आप नदी नालों के करीब बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि पहाड़ों में बारिश हो जाती है और प्रदेश में कई स्थानों पर बांध भी बने हुए हैं, तो बांध का पानी छोड़ना पड़ता है, उससे भी जल स्तर बढ़ जाता है। या फिर जो छोटे नाले, कई बार पर्यटकों को देखा जाता है कि वो नाले के किनारे वहां पर चले जाते हैं, नहाने चले जाते हैं या फिर वहां सेल्फियां लेने जाते हैं और अचानक से पानी बढ़ जाता है और उसमें बह जाते हैं। तो इस चीज का खास ख्याल रखना जो है आम लोगों को भी, चाहे आम लोग हैं या पर्यटक हैं, उनको इस बात का ध्यान रखना होगा। और इसके साथ मैं प्रदीप आपके पास आ रहा हूं, मैं आज पे और बात करूंगा, बहुत अहम विषय है ये। एक और खबर आई थी कि 70 साल की एक महिला की खड्ड में गिरने से मंडी में मौत हो गई। ग्राम पंचायत शाला के जंगल में वो लकड़ी लेने के लिए गई थी और सूचना मिलने के बाद वहां पर पुलिस भी पहुंची, जांच में पुलिस जुटी हुई है। तस्वीरें भी हम दिखाते रहेंगे, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा जो मौसम का अलर्ट है, दोनों खबरों पर आपसे बात करेंगे। लेकिन जो एक बात आप कर रहे थे कि कई बार लोग, पर्यटक नदी नालों के पास पहुंच जाते हैं और वहां पर वो किसी चट्टान पर या कहीं पर खड़े होते हैं और अचानक से जल स्तर बढ़ जाता है। प्रदीप, ऐसी स्थिति में पर्यटक जो होते हैं कई बार वो रोमांच के चक्कर में या फिर कुछ कर गुजरने की चाहत में या अपने आप को खतरों का खिलाड़ी बताने के चक्कर में वो इस तरह की हरकत कर बैठते हैं। तो हालांकि बहुत सारे लोग एहतियात भी बरतते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी जान की परवाह नहीं होती ना और अपने साथ के लोगों की परवाह होती है। तो ऐसे कई केस सामने आए, हिमाचल से भी अभी हम देख रहे थे और आपको याद होगा कि महाराष्ट्र में, पुणे में किस तरह से केस हुआ कि एक परिवार के 5-6 लोग बह गए थे। तो प्रशासन की तरफ से इस तरह की चीजें ना हो, कितनी सख्ती बरती जाएगी और कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं? लोग अगर नहीं मानते तो प्रशासन किस तरह से उनको मनाए और उनको रोके? बिल्कुल देखिए, एक तो जो पर्यटक हैं या फिर आम लोग हैं उनको भी इसके लिए जागरूक होना होगा कि जब खतरा हो कहीं पर तो वहां नहीं जाना चाहिए या खतरे की संभावना है तो वहां नहीं जाना चाहिए। हालांकि प्रशासन की तरफ से बात की जाए तो बेशक ऐसे जो संभावित क्षेत्र हैं जहां पर पर्यटक चले जाते हैं नदी नालों के किनारे, वहां पर बाकायदा चेतावनी बोर्ड भी लगाए गए हैं। और कुछ सालों पहले, हम कह सकते हैं कि 8-9 साल पहले, जब मंडी के थलौट में वहां पर डैम से पानी छोड़ा गया था तो हैदराबाद के बहुत सारे छात्र उसमें बह गए थे। उसके बाद से ये चीजें शुरू हुई थी और अभी भी अगर बात की जाए, कई इलाके ऐसे हैं जिसमें जो लोगों के बहने की सूचनाएं मिलती हैं, लकड़ियां लेने चले जाते हैं कई लोग, जिसकी आजकल जब ये नदी का जलस्तर बढ़ जाता है तो उसके साथ साथ पहाड़ों से जब ये पानी आता है तो उसके साथ लकड़ियां भी बह कर आती हैं। तो लोग उन लकड़ियों को पकड़ने के लालच में भी नदी किनारे चले जाते हैं लकड़ियां इकट्ठा करने, और उसी दौरान पानी, बाढ़ का पानी बह जाता, बाढ़ में जो है वो बह जाते हैं या पीछे से पानी बढ़ जाता है या फिर वो उस लकड़ी के चपेट में आ जाते हैं, उसमें भी कई बार मौतें हुई हैं। तो ऐसे में उसमें आम लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। और इसके साथ साथ जो पर्यटक आते हैं क्योंकि उनको ज्यादा जानकारी नहीं होती है, हालांकि इनको बीच बीच में बताया भी जाता है, तो ऐसे में प्रशासन को भी ये चीजें देखनी होगी कि जो ऐसे टूरिस्ट स्पॉट हैं जहाँ पर अक्सर पर्यटक नदी के किनारे जाते हैं या कई बार पहाड़ी इलाकों में कहीं नाला है उसके किनारे वहां पर बैठकर एंजॉय कर रहे होते हैं या खाना खा रहे होते हैं और उसी दौरान उस नाले का जलस्तर बढ़ जाता है और उसमें बहने जैसी स्थिति बन जाती है कई बार। तो ऐसी जगहों पर प्रशासन को ज्यादा पैनी नजर रखनी होगी, लोगों को भी समझना होगा। प्रदीप, आपने सही कहा और सख्ती बहुत ज्यादा बरतनी होगी। बहुत शुक्रिया प्रदीप, खबर की तह तक में जाने के लिए, इस खबर पर चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए। और अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, बहुत अहम और खास तस्वीरें, खूबसूरत तस्वीरें। 2020 वर्ल्ड कप में धमाकेदार जीत दर्ज करने के बाद टीम इंडिया की वतन वापसी हुई है। होटल पहुंचने पर टीम इंडिया का जोरदार स्वागत किया गया, एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया, केक कटिंग की गई,
भारतीय खिलाड़ियों ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए दिल जीता है पूरे देशवासियों का और दुनिया भर में क्रिकेट प्रेमियों का। तो टीम इंडिया के जो ड्रेस है, जो कलर है ड्रेस का, उस कलर में ये केक बनाया गया था। होटल पहुंचे, अब यहां से आज टीम इंडिया के जो सभी खिलाड़ी, हमारे सभी प्लेयर हैं, वो प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करेंगे उनके आवास पर पहुंचकर, और फिर शाम को मुंबई में एक परेड होगी, विक्ट्री परेड, उसमें भी सभी खिलाड़ी शामिल होंगे। तो एयरपोर्ट से लेकर होटल तक जगह जगह भारतीय खिलाड़ियों के स्वागत के लिए लोग बेताब थे। 29 जून को फाइनल मुकाबले में साउथ अफ्रीका को भारत ने रोमांचक मैच में शानदार तरीके से जीत दर्ज करते हुए हराया था। और ये तस्वीरें सामने आई हैं टीम इंडिया की। खिलाड़ियों का इंतजार भी किया जा रहा है, कुछ खिलाड़ी पहुंच चुके हैं, एक एक कर पहुंचेंगे, और वहां भी काफी भीड़ है। और आज वानखेड़े स्टेडियम जो मुंबई में है, वहां 5 बजे से मरीन ड्राइव और वानखेड़े स्टेडियम के बीच परेड होगी। 2020 वर्ल्ड कप हाथ में लेकर भारतीय खिलाड़ी विक्ट्री परेड में शामिल होंगे। भारतीय टीम ने इतिहास रचते हुए दूसरी बार इस फॉर्मेट का खिताब अपने नाम किया है। फाइनल में साउथ अफ्रीका को भारत ने 7 रन से हराया था। तो ये खुशी की तस्वीरें और जश्न की तस्वीरें, टीम इंडिया के स्वागत की तस्वीरें, खिलाड़ी आने शुरू हो चुके हैं। ये देखिए, वो खिलाड़ी जो टीम इंडिया में शामिल हैं, और सभी के चेहरों पर मुस्कुराहट है, खुशी है, दिल से सभी स्वागत कर रहे हैं जोश के साथ। राहुल द्रविड़ कोच, अरे भाई मेरे गोल क्या यहीं खड़ा हो, यहीं हाँ खड़ा कि लाइट को नहीं जला रहा, मचराना सब आ गया। और अब आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में संवेदनशील 13 ग्लेशियर्स झीलों की स्टडी हो रही है। केदारनाथ धाम में साल 2013 में आई आपदा से सबक लेते हुए सरकार ने ग्लेशियर्स की निगरानी करनी शुरू कर दी है। विभाग को सैटेलाइट से मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश में ग्लेशियर्स में 13 नई झील बनी है। ऐसे में अब उत्तराखंड राज्य डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट 13 ग्लेशियर झीलों की स्टडी करने जा रहा है। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि पहाड़ों के विकास का मॉडल इकोनॉमी और इकोलॉजी पर बैलेंस होना चाहिए, बहुत जरूरी है। इसके लिए इस प्रक्रिया पर काम किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से राव शफात अली जुड़ चुके हैं। राव शफात अली, इस रिसर्च, इस शोध का कितना महत्व है, जरूरत क्यों पेश आई है, किस तरह की आशंकाएं हैं जिसको देखते हुए एक्सपर्ट टीम ग्लेशियर्स में जो झील है उसके अध्ययन के लिए निकली है? नासिर, बहुत खास और महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी बहुत संवेदनशील और अति संवेदनशील इसको कह सकते हैं कि 13 ग्लेशियर उत्तराखंड में है। इनके स्टडी के लिए जो टीम है डिजास्टर मैनेजमेंट की, वन इंस्टीट्यूट के जो वैज्ञानिक हैं, जियोलॉजिकल सर्वे के जो वैज्ञानिक हैं, वो साथ में गए हैं। तो पूरी टीम इन 13 ग्लेशियर का एक स्टडी करेगी कि आखिर वजह क्या है और ये पिघल क्यों रहे हैं। हालांकि देखिए, एनवायरमेंट को इसकी सबसे बड़ी वजह माना जाता है और जिस तरह का इंफ्रा डेवलप हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, ये भी एक बहुत बड़ी वजह माना जाता है। लेकिन ये टीम पता लगाएगी कि आखिर जो 13 ग्लेशियर हैं वो इतने अति संवेदनशील क्यों है, क्योंकि ये बहुत बड़ा खतरा है। डॉक्टर नासिर, आपने देखा कि 2013 में उत्तराखंड में भयावह आपदा आई थी केदार धाम में, और ये मंजर पूरी दुनिया ने देखा था कि किस कदर भयावह आपदा थी, और वो ग्लेशियर था जो पिघल करके नीचे की ओर आया था। तो यही डर, यही खतरा बना हुआ है, और इस खतरे से निपटने के लिए, इस पर नजर रखने के लिए ये टीम इसका सर्वे करेगी, स्टडी करेगी। और खास बात यह है कि वाडिया इंस्टीट्यूट
क्योंकि 6 ग्लेशियर पर नजर रखता है। जो अति संवेदनशील ग्लेशियर हैं, वो चाहे दूनागिरी ग्लेशियर हो, गंगोत्री ग्लेशियर हो, पिंडारी ग्लेशियर हो, इन पर नजर रखता है। खास बात यह है कि वाडिया इंस्टीट्यूट के अनुसार अगर उसकी माने तो 1500 1500 के करीब उत्तराखंड में ग्लेशियर हैं। लेकिन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में जो सूचीबद्ध है वो 486 ग्लेशियर है। तो इतने ग्लेशियर पर नजर रखना संभव नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए या जो भी इक्विपमेंट होते हैं वो भारत में नहीं है। और आप अंदाजा लगाइए कि इतने ग्लेशियर में, यानी 1500 ग्लेशियर का एक आंकड़ा वाडिया इंस्टीट्यूट देता है और 486 जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में सूचीबद्ध है, लेकिन सिर्फ 6 ग्लेशियर पर नजर रखी जाती है उत्तराखंड में। और ये भी 2013 की जब आपदा आई थी उसके बाद से नजर रखनी शुरू की गई थी वैज्ञानिकों की ओर से। 2014 से 16 तक एक डाटा जुटाया गया और इसमें जो संवेदनशील और अति संवेदनशील ग्लेशियर है उन पर नजर रखी जाती है, ताकि निगरानी की वजह यह कोई खतरा इस तरह का 2013 में जो खतरा हुआ था वो आगे भविष्य में इस तरह का कोई खतरा ना हो। लेकिन अभी भी भारत को ग्लेशियर पर नजर रखने के लिए बहुत ही एक टेक्नोलॉजी की जरूरत है जो चाइना में डेवलप हो चुकी है, क्योंकि वहां ग्लेशियर में जब इस तरह से रिसाव होता है तो वहां कोई टेक्नोलॉजी है जिसमें पंचर करके उस रिसाव को बाहर कर दिया जाता है, यानी जो पीछे से ग्लेशियर पिघलता है। लेकिन अभी भारत में इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी बहुत बड़े पैमाने पर नहीं है डॉक्टर नासिर। अगर बड़ा ग्लेशियर और पीछे से वो पिघलता है तो आने वाले वक्त में खतरा बनता है, क्योंकि एक प्रेशर के साथ जो ग्लेशियर का पानी है वो बहुत प्रेशर के साथ नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन अगर आगे से धीरे धीरे रिसता है तो उसमें इतना बड़ा खतरा नहीं होता। लेकिन ये जो 6 ग्लेशियर है इन पर नजर सैटेलाइट से रखी जाती है और सैटेलाइट से ही पता चला है कि अति संवेदनशील होते जा रहे हैं। तो इनकी स्टडी के लिए ये टीम निकल चुकी है। अच्छा, एक और मेरा सवाल, उस पर भी आप थोड़ा संक्षेप में प्रकाश डालें राव शफात अली, कि इस बार उत्तराखंड में मौसम को लेकर किस तरह के अलर्ट जारी किए गए हैं, बारिश को लेकर, या क्या कुछ आशंकाएं जताई जा रही हैं या अभी फिलहाल नॉर्मल है सब कुछ? नहीं डॉक्टर नासिर, नॉर्मल नहीं है, बारिश लगातार जारी है। ऊपरी इलाकों में जो पर्वतीय इलाके हैं वहां पर भी बारिश है, मैदानी इलाकों में बारिश है और रेड अलर्ट जारी किया गया था कुमाऊं मंडल के लिए। लेकिन इस रेड अलर्ट को अब बढ़ा दिया गया है, अगले 3 से 4 दिन और हैवी रेन होगी, भारी बारिश होगी और गढ़वाल मंडल में भी भारी बारिश होगी, क्योंकि कुमाऊं के लिए रेड अलर्ट था। इसके साथ ही जो निचले इलाके हैं, नदियों के आसपास जो लोग रहते हैं, उनको एडवाइजरी क्योंकि जारी की जाती है। स्थानीय प्रशासन अपील करता है कि वो सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। तो अभी मौसम बहुत बेहतर नहीं है। मौसम की वजह से कुछ जो यात्रा के जो मार्ग हैं वो बाधित हुए हैं, हालांकि उनको खोले जाने का काम तुरंत लगातार कर दिया जाता है। कुछ पॉइंट्स पर नजर रखी जाती है। 154 ऐसे मार्ग हैं जिनको चिन्हित किया गया था कि जहां सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड जोन बने हुए हैं, वो जो मार्ग है सबसे ज्यादा बाधित होते हैं, वहां पर मशीनें लगाई गई थी और किसी तरह की भी कोई भी सूचना अगर स्थानीय प्रशासन के पास आती है तो तुरंत मौके पर जो कर्मचारी है वो पहुंचते हैं और मशीनों से मलबे को हटाया जाता है। लेकिन अभी बारिश का मौसम है, वो चाहे मैदानी इलाका हो, वो चाहे पर्वतीय इलाका हो। जी, जानकारी के लिए, बातचीत के लिए राव शफात अली आपका। खबर की तह तक में हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स ने आपके सामने बहुत सारी खबरों की तह तक में जाकर जानकारी दी। कुछ और तस्वीर अब आपको दिखाते हैं फिर एक बार से। टीम इंडिया की शानदार जीत के बाद उनका शानदार स्वागत, खिलाड़ी होटल पहुंच रहे हैं। होटल से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए पहुंचेंगे। एक जमावड़ा है, उत्साह है, जोश है, जुनून है। खिलाड़ियों में तो था ही, लेकिन अब देशवासियों में है, क्योंकि 17 साल बाद वर्ल्ड कप जीता, 2020 वर्ल्ड कप, और एक शानदार जीत दर्ज की थी। ये देखिए, सभी खिलाड़ियों का जोरदार तरीके से स्वागत, पूरी सुरक्षा है, पुलिस भी है, होटल के भी जो कर्मचारी स्टाफ हैं वो भी हैं, और सभी के चेहरे पर एक बहुत ही खूबसूरत सी मुस्कुराहट। अपने इन सभी सितारों को, इन खिलाड़ियों को जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, देश को खुशी दी है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के लिए रवाना हो चुके हैं सभी खिलाड़ी। 7 कल्याण लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री के आवास पर सभी खिलाड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। रवाना हो चुके हैं केक कटिंग के बाद सभी खिलाड़ी प्रधानमंत्री से मुलाकात के लिए रवाना हो चुके हैं। और आज शाम को ही फिर मुंबई में भी एक भव्य कार्यक्रम है, मरीन ड्राइव टू वानखेड़े स्टेडियम। विक्ट्री परेड यहां पर निकाली जाएगी, जब हुजूम होगा लाखों लोगों का, हाथ में वर्ल्ड कप होगा सभी खिलाड़ियों के, तो वो दृश्य भी अपने आप में बहुत खूबसूरत और शानदार रहने वाला है।
और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं। खबरों अभी तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें खबरों अभी तक के साथ। नमस्कार।